नई क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन। जैसे रिलेशन फंक्शन सबको पता है कि क्लास 11 भी हमारा रिलेशन फंक्शन था, उसमें हम रिलेशन का बारे में पढ़ चुके हैं, फंक्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ओके, लेकिन इसमें रिलेशन में उसमें जो रिलेशन पढ़े थे, खाली रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ओके, और कुछ क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग ये रिलेशन में कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट तो उसी से ही होगा, फिर हम लोग थोड़ा आगे कुछ और करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके ना, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लो कि हमारा रिलेशन होता क्या है ना, रिलेशन होता क्या है। ऑलराइट, तो रिलेशन जो होता है हमारा रिलेशन दो सेट, ऐसे अगर हम पूछे कि फैमिली में किसी का रिलेशन भाई बहन ऐसे सब का टाइप का है, तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स में जो रिलेशन का बारे में बात करते हैं वो हमेशा दो सेट का ऊपर होता है। क्या होता है? दो सेट का ऊपर, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी, ऐसे दो सेट, सेट बी सेट सी, सेट सी सेट डी, ऐसे कुछ ले लो, है ना। तो दो सेट के अंदर में रिलेशन होता है और उस सेट दोनों में जो एलिमेंट है उनमें एक रिलेशन बनता है। तो अब बात हो गया कि कैसे रिलेशन बनेगा, है ना। तो कैसे रिलेशन बनेगा, जैसे मान लेते हैं एक सेट है, एक सेट में हमारा एलिमेंट है क्या 1 2 3 4 और दूसरा एलिमेंट हमारा है, दूसरा सेट है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा रिलेशन हमको निकालना है, सेट ए टू सेट बी। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है एलिमेंट ए बी सी डी। अच्छा, ऐसे कुछ रिलेशन दिया है, जैसे मान लेते हैं ये कनेक्ट हो गया किसके साथ, इसके साथ, है ना। एक 1 कैसे भी करके हम कनेक्ट कर दिए ए के साथ, 2 कनेक्ट कर दिए बी के साथ, 3 कनेक्ट कर दिए सी के साथ और 4 कनेक्ट कर दिए डी के साथ। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं ऐसे बोला है, सेट ए हमारा है क्या 1 2 3 और सेट बी जो बोला है मान लेते दिया है 2 3, है ना। तो मान लेते मैं ऐसे बोल रहा हूं कि फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे मैं बोल रहा हूं कि फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट x इज ग्रेटर देन y, है ना। सच दैट x इज ग्रेटर देन y, मतलब फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। तो यहाँ से ये जो एलिमेंट है ये इससे बड़ा होना चाहिए, है ना। अब बात हो गया कि सच दैट x इज ग्रेटर देन y मैं बोलता हूँ। अब बात हो गया कि ये x और y है क्या, x और y है क्या। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, पहले ये सेट और ये सेट को मैं लिखता हूँ, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 3, b हो गया हमारा 2 3। तो हम क्या करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लास 11 में हम किए हैं सेट में, है ना। a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, दो सेट का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहला एलिमेंट जो है सभी के साथ लेंगे, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, पहला एलिमेंट ले लिए a का, ये b का, दोनों के साथ ले लिए। अब दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं 2 3 और सॉरी 2 2, उसके बाद हमारा आ गया 2 3, 2 2 आ गया, फिर 2 3 आ गया, फिर हमारा आ गया क्या 3 2 और 3 3। तो ये बन गया हमारा a क्रॉस b। अब हम देख रहे हैं क्या, a क्रॉस b जो है ना कुछ ऐसा है, a क्रॉस b में इसके अंदर में जो भी एलिमेंट लिखा है उसी चीज को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लूं तो कुछ ऐसा हिसाब से लिखना पड़ेगा, x y, है ना। हम लिखेंगे क्या x, y such that x belongs to set A and y belongs to set B, x belongs to set A and y belongs to set B। तो a क्रॉस b का वैल्यू हमारा इतना आ गया। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो चीज लिखा हूं x, y जो नीचे लिखा हूं x y, इसको हम लोग बोलते हैं क्या ऑर्डर्ड, क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, जोड़ा है इसीलिए हम लोग पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हम इसको बोलते हैं, ORDERED।
ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स। इसका मतलब A क्रॉस B जो है इट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यही ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना, यही ऑर्डर्ड पेयर में से ये पहला एलिमेंट हमारा x होता है, दूसरा एलिमेंट हमारा y होता है। इसे लिखा हूं कि x तो सेट A से आएगा और y सेट B से आएगा, है ना। और ये जो दो ठो एलिमेंट देख रहे हो, इन्हीं में ही रिलेशन के बारे में मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि x इज ग्रेटर देन y, मतलब ये x यहाँ से आएगा, ये y से बड़ा होगा, है ना। तो हम देखते हैं कि 1 इनमें से किससे बड़ा है, किसी से भी बड़ा नहीं है। 1 इन दोनों में से किसी से भी बड़ा नहीं है, मतलब 1 तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर देखते हैं 2 के बारे में। 2 ये दोनों में से किससे बड़ा है, 2 भी किसी से बड़ा नहीं है, तो 2 भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर हम देखेंगे 3 ये दोनों में से किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 3 इज कनेक्टेड टू 2। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। तो बात हो गया कि ये रिलेशन तो हम ऐसे दिखाए, ये हमारा एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, तो हम उसको कैसे इस टाइप में दिखा सकते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल टू इतना हो गया। ये इसमें अंदर में हमारा बहुत सारे ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर जो होता है, उसी ऑर्डर पेयर में से हमको खोजना पड़ता है वो ऑर्डर पेयर सारे जो ऑर्डर पेयर उस कंडीशन को ओबे करेगा। तो क्या x इज ग्रेटर देन y, तो हम देखेंगे कहां कहां x जो है y से बड़ा है। जहां जहां बड़ा होगा उस सबको हम ले लेंगे। तो दैट इज हाउ आई विल गेट दैट रिलेशन। अच्छा ठीक है, अगर हमको बोला होगा कुछ दूसरा रिलेशन, यही सेट में अगर हमको बोला होगा रिलेशन कुछ ऐसा, हमको बोला है कि फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, हमको बोला है फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम A to B such that x is equal to y, है ना। तो हम उस समय क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे x कौन है। x पहला सेट से आता है, यहाँ पे लिखा है कि x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B, तो x पहला सेट से आता है। तो देखेंगे x हो गया हमारा पहले 1 किसके साथ कनेक्ट होगा, जिसके साथ x इज इक्वल टू y अगर होगा तो y से आता है। तो 1 किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है। 2 will be connected to 2 और 3 will be connected to 3. Are you getting it? So, तो यहाँ तक जो हम पढ़े उससे हमको पता चला कि रिलेशन विल बी फ्रॉम A to B, सेट A to सेट B, सेट A से लेकर सेट B का अंदर में रिलेशन एस्टेब्लिश होगा बिटवीन देयर एलिमेंट्स। तो हम निकाल सकते हैं कैसे वो एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो एरो डायग्राम में दिखा दिया। अगर एरो डायग्राम में मेरे को दिखाना नहीं है, हम यहाँ से खोज सकते हैं, ये जगह से हम खोज सकते हैं। ये जगह से खोजेंगे तो क्या लिखेंगे, हमको बोला है कि x इज इक्वल टू y, तो खोजना पड़ेगा कहाँ x और y इक्वल है। 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 2 2 हाँ यहाँ पे है x और y इक्वल, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ है। तो 2 2 और 3 3 इसको हमको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 2 2 और 3 3। बात हो गया कि इसको लेके करेंगे क्या, तो इसको लेके हम एक सेट बना देंगे। सेट बना देंगे कुछ ऐसा, ठीक है। और क्योंकि ये रिलेशन के बारे में बोल रहा हूँ, हेडिंग में रिलेशन दिया हूँ, तो इस रिलेशन के लिए हम इसको नाम दे देंगे क्या, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो हम R निकाले कैसे, ये हो गया रिलेशन निकालने के लिए बोला, निकाले कैसे। R निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, A क्रॉस B पहले निकालना पड़ा। A क्रॉस B निकालने के बाद उसमें से ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर में से हम वो ऑर्डर्ड पेयर चुनेंगे जो इस कंडीशन को ओबे करेगा। अगर हमको बोलता कि सच दैट x लेस देन y, तो हम क्या खोजते, कहाँ x y से कम है, तो उस समय हमको खोजना पड़ेगा 1 2 लेना पड़ेगा, 1 3 लेना पड़ेगा और 2 3 लेना पड़ेगा, जहां पे कि x लेस देन y है। तो इसमें से इतना सारा एग्जांपल लेके हमको ये पता चल गया कि हमको जब भी कोई रिलेशन निकालना है फ्रॉम A टू B, तो हम A क्रॉस B निकाल देंगे, उसमें से चुन लेंगे। अब बात आ गया कि ये जो एलिमेंट हम लिखे या फिर इसका पहले भी जो लिखे थे, वो सारे जो है ना, ये सेट का सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, A क्रॉस B का। मतलब जितने सारे रिलेशन है
हर रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो इसलिए हम ऐसे बोल देंगे कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ये दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी होने से हम काम नहीं कर पाएंगे। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी देख रहे हैं हम लोग, इसका जितने सारे सबसेट है वो एक एक रिलेशन है। इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड इज डिनोटेड बाय, ये वाला चीज याद रखना कि R इज फ्रॉम ए टू बी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, R इज फ्रॉम ए टू बी। अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, R, ये जो हो गया A फ्रॉम, R फ्रॉम A टू B, R फ्रॉम A टू B, तो ऐसा अगर लिख दिया इसका मतलब रिलेशन इज फ्रॉम A टू B। ऐसे कभी कभी हमको ऑन ए भी बोल देता है, फाइंड रिलेशन ऑन ए, ऑन ए बोलने से क्या लिखते हैं हम उसको, R इज फ्रॉम A टू A। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे सेट A रखा हूँ, यहाँ पे सेट B रखा हूँ, B का जगह पे भी हमारा A हो जाएगा, तो A यहाँ पे भी A हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ हम लिखते हैं रिलेशन को। आई होप सबको समझ में आ गया अभी तक कि रिलेशन जो होता है फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट होता है, और निकालते कैसे हैं, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हम लिखते हैं R is a subset, if R is a subset equal to A cross B, मतलब पूरा का पूरा A cross B उसका सबसेट होता है ना। If R is a subset of A cross B, तो R उसका एक रिलेशन हो गया, है ना। और A, B belongs to R, जैसे मैं x y से मैं बता रहा था, यहाँ पे अगर x, y, x y के बजाय मैं A, B लिख दूं, A, B बोलने से ये सब 2, 2 हो गया, 3, 3 हो गया, ये A, B है, belongs to R, ये इसका एक रिलेशन का एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये दोनों आपस में रिलेट है। तो हम लिखते कैसे हैं, A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B, ऐसा भी लिखते हैं नहीं तो ओके। तो इस हिसाब से लिखते हैं या फिर दूसरा इस हिसाब से लिखते हैं, ऑलराइट। कुछ ऐसा मान लेते हैं, तो R is a relation from A to B, अगर ऐसा है R is a relation from A to B, हम यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। If R is a relation from A to B implies R is a subset of A cross B, R is a subset of A cross B, okay। और if A, B belongs to R, क्योंकि R के अंदर में जितने सारे एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट इस टाइप में होगा, then we say A is related to B and is denoted by, या फिर रिप्रेजेंटेड भी कर सकते हैं, A is related to B, कुछ ऐसा। So this is how हम रिलेशन को समझते हैं। क्लियर हो गया इतना? हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि पता चले कि हाँ हमको समझ में आया कि नहीं, है ना। एक दो क्वेश्चन करते हैं तो पता चलेगा कि हमको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो लिखते हैं नंबर 1, एग्जांपल 1, A is equal to 1, 2, 3 और B हो गया, सोचो 2, 3, 4, ओके। A हो गया इतना, B हो गया इतना। अब सवाल में हमको बोला है फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम A to B, फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम A to B, फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम A to B such that, फर्स्ट बिट मान लेते हैं कि x लेस देन y, सेकेंड बिट मान लेते हैं x प्लस y इज इवन, ओके। थर्ड बिट मान लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू y। सो ये तीन टॉप बिट हम लोग मान लेते हैं ये सवाल में। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे,
ए क्रॉस बी निकाल देंगे। इसका सॉल्यूशन जो है ना हम पहले ए क्रॉस बी निकाल देंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सबको आना चाहिए ए क्रॉस बी। पहला एलिमेंट सभी का साथ कनेक्ट कर लोगे 1 2 1 3 1 4। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट सभी का साथ कनेक्ट हो जाएगा 2 2 2 3 2 4। उसके बाद हो गया हमारा 3 3 नहीं 3 2 3 3 3 4। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, हमको 3 पर बिट दिया है, पहला बिट का आंसर लिखते हैं। पहला बिट का आंसर क्या होगा, इसको मैं r लिख देता हूं क्योंकि रिलेशन है तो इसका नाम r ही दूंगा। और क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 बिट है तो इसको r1 नाम दे देता हूं मैं। तो r1 नाम देने के बाद क्या करूंगा, इसमें मैं खोजूंगा वो सब ऑर्डर पेयर जहां पे कि x y से छोटा है। तो 1 2 1 3 1 4 ये तीनों तो आ जाएगा। 1 2 1 3 1 4 ये तीनों आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 2 ये तो आ नहीं सकता, 2 3 2 4 आ जाएगा। 2 3 2 4 और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 3 4। तो ये जो है ना ये रिलेशन हो गया। सभी को समझ में आ गया? फर्स्ट बिट सबको समझ में आ गया? चलो अब सेकेंड बिट लिखते हैं। ये R2 हो गया। R2 बोलने क्या आ रहा है कि x और y ऐसा होना चाहिए कि x प्लस y इवन हो जाए। तो हम खोजेंगे यहाँ पे वो कौन कौन सा x एंड y है जहां पे x प्लस y इवन हो जा रहा है। तो 1 2 तो नहीं हो सकता, 1 3 हो रहा है तो 1 3 में ले लूंगा। उसके बाद 2 2 भी हो रहा है क्योंकि दोनों को जोड़ने से इवन आ रहा है। 2 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आएगा। Then comes 3 2 3 3 3 4। I think 3 3 is coming। बताओ सभी को समझ में आ गया रिलेशन? सेकेंड बिट ओवर थर्ड बिट। R3 लिखते हैं। R3 क्या होता देखते हैं। R3 क्या होगा देखते हैं। R3 will be what? तो R3 बोला है कि x plus 1 is equal to y, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि y minus x is equal to 1, ऐसे भी बोल सकते हो। तो y minus x equal to 1 कहाँ पे होता है देखते हैं। y minus x 1 हो रहा है मतलब 1 2 आ गया। उसके बाद y minus x करोगे तो ये 1 नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये 3 2 आ रहा है। 3 2 ओके नहीं 2 3 आ रहा है, 3 2 आ रहा है। 2 3 2 3। उसके बाद और कौन आएगा 3 4 3 4। सो दिस इज हाउ वी विल गेट द रिलेशन। हमको सेट ए दिया होगा, सेट बी दिया होगा, सेट ए सेट बी दिया होगा। उसके बाद उनमें रिलेशन निकालने के लिए बोला होगा। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल देंगे। तो ए क्रॉस बी से ढूंढते चलेंगे क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा चीज चाहिए। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोला क्या है, देखो मान लेते हैं सेट ए दिया है। मान लेते हैं हमको सेट ए दिया है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमको सेट ए दिया है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारा 1 2 3, ऐसे करते करते जाओगे 10 तक मिला। और बी हमको क्या मिल गया 1 2 3, ये हमारा 15 तक मिला मान लेते हैं ना, ये हमारा 15 तक मिला। और हमको क्या बोला है सवाल, फाइंड ए रिलेशन from A to B such that x square is equal to y। फर्स्ट बिट मान लेते हैं x square is equal to y, सेकेंड बिट मान लेते हैं 3x is equal to y।
सो ये हमको दिया है और हमको निकालने के लिए बोला है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, पिछला क्वेश्चन हम कर रहे थे, उससे हमको पता चला कि A क्रॉस B पहले निकाल देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से ढूंढ लेंगे वो सब ऑर्डर पेयर जो इस कंडीशन को ओबे करता है। अब ये क्वेश्चन में हम लोग अगर A क्रॉस B निकालेंगे तो हमको कितना एलिमेंट मिलेगा। क्लास 9 में पढ़ा होगा कि A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, A का नंबर एलिमेंट और B का नंबर एलिमेंट, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। A का नंबर ऑफ एलिमेंट और B का नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा। अभी A का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 10, B का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 15, तो 10 into 15 हो गया कितना 150। लेकिन 150 इज ए वेरी ह्यूज नंबर। ऐसे जैसे ऑर्डर पेयर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाले, वहां पे अगर निकालेंगे तो 150 निकालना पड़ेगा, जो कि काफी लेंदी है। तो हम क्या करेंगे, उस मेथड को एडॉप्ट नहीं करेंगे, हम उसको दूसरा मेथड में करेंगे। इस मेथड को हम लोग एरो डायग्राम मेथड भी बोलते हैं या फिर मैपिंग का मेथड भी बोल सकते हैं ना। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, अगर फर्स्ट बिट में कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट बिट कर रहा हूँ तो हमको क्या करना है, सेट A के लिए एक ओवल बना देना है और सेट B के लिए एक ओवल बना देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यहाँ पे सारे एलिमेंट में लिख लिया। यहाँ पे हम लोग को 15 एलिमेंट लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके 13 हो गया। और दो तो लिखेंगे ना 14 15 14 15, ठीक है। तो दिस इज योर सेट A, दिस इज योर सेट B। हमको रिलेशन निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो x ले लेते हैं 1, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये 1 के साथ 1 कनेक्ट हो गया। फिर x ले लेंगे 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 इज कनेक्टेड टू 4। x ले लिए 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 इज कनेक्टेड टू 9। 4 16 का साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे 16 नहीं है, तो और जरूरत कुछ है नहीं, तो इतना में हमारा हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेशन का नाम R हो गया मान लेते हैं। तो इसका अंदर में हम लोग एलिमेंट लिखेंगे 1 1, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 4, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 3 9। तो 1 1 2 4 3 9। सो दैट इज हाउ आई गेट दैट रिलेशन। क्या सभी को समझ में आया? तो इसमें हम लोग क्या किए, बचा लिए वो चीज क्या कि A क्रॉस B निकालना। 150 तो एलिमेंट होता है उसमें, तो वो काफी मुश्किल होता है, इसीलिए हम ऐसे निकाल देंगे। अब हम इसका सेकंड बिट करते हैं। सेकंड बिट हमको फिर से वही करना पड़ेगा, सेट A बनाना पड़ेगा और सेट B बनाना पड़ेगा। चलो सेट A हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारा सेट A हो गया, ये हमारा सेट B हो गया। A और B हो गया। उसके बाद हमको बोला है क्या, कंडीशन क्या बोला है कि 3x = y, मतलब x जितना होगा y उसका कितना 3 टाइम्स होगा। तो 1 अगर x ले लेंगे तो y का वैल्यू 3 आ रहा है, तो 1 is connected to 3, 2 is connected to I think 6, 3 is connected to 9, 4 is connected to 12 और 5 जो है ना वो कनेक्ट हो गया हमारा 15 के साथ। उसके बाद और कोई किसी का साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। R हो गया हमारा क्या 1 3 ओके 2 6 3 9 4 16 सॉरी 4 12 और 5 15। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। सभी को समझ में आ गया रिलेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? सेट A देगा, सेट B देगा, है ना।
फ्रॉम ए टू बी कोई एक रिलेशन दिया होगा। सेट फ्रॉम ए टू बी बोल दिया, इसका मतलब हो गया क्या, ए क्रॉस बी निकालना है। और ए क्रॉस बी में हम देख रहे हैं इस टाइप का एलिमेंट सब हमको मिलते जाएगा। इनको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यही ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन दिया होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर में पहला प्लेस x हो गया, दूसरा प्लेस y हो गया। वो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा, उस रिलेशन को हमको देखना है। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, है ना। एक और सवाल करते हैं। मान लेते हैं लिखा है कि फाइंड ए रिलेशन ऑन ए। ओके, अब क्वेश्चन में ऐसे बोला है नंबर 3, a इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके 10 तक है। a इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक है। और सवाल में हमको क्या बोला है, फाइंड ए रिलेशन ऑन ए such that x square is equal to y plus 1, such that x square is equal to y plus 1, ये हमको दिया है। तो अब सवाल थोड़ा चेंज हो गया, ऑन ए बोल दिया। अगर ऑन ए बोलता है रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, r फ्रॉम a टू a। तो उस समय क्या हो जाता है, r इज ए सबसेट इक्वल टू a क्रॉस a, दैट्स ऑल। बस यही हमको खाली करना होता है, r इज ए सबसेट इक्वल टू a क्रॉस a। r a क्रॉस a में से निकाला जाएगा। फ्रॉम a टू b बोलेगा तो हम a क्रॉस b निकालेंगे, उसमें से निकालेंगे। अगर ऑन ए बोलेगा तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, उसमें से निकालेंगे ऑर्डर पेयर। लेकिन ए क्रॉस ए में भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कम है तो हम पूरा निकालेंगे, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो हमको क्या, फिर से मैपिंग का मेथड यूज करना पड़ेगा, या फिर एरो डायग्राम मेथड जो है उसको यूज करना पड़ेगा। इस केस में ए का नंबर ऑफ एलिमेंट है 10, तो ए क्रॉस ए करेंगे तो कितना एलिमेंट निकलेगा, 10 इंटू 10, मतलब 100 एलिमेंट्स मिलेगा। तो 100 एलिमेंट कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं, हम इस एरो डायग्राम का यूज करेंगे। तो हमको यहाँ पे एक सिंगल क्वेश्चन का ही दिया है, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, है ना। सो दिस इज सेट ए, दिस वन इज योर सेट ए, दिस इज अगेन सेट ए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 एलिमेंट हो गया। इसमें भी 10 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट हो गया। रिलेशन फ्रॉम ऑन ए बोला है, और साथ में क्या दिया है, रिलेशन रिश्ता क्या दिया है क्वेश्चन में, x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1। या फिर हम उल्टा सोच लेना, अगर हम उल्टा सोच लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम उल्टा सोच लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसा सोच लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, खत्म, बस। अब अगर x 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, मतलब 1 किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और अगर x 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, सो 2 विल बी कनेक्टेड टू 3। ओके, अगर x 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 दैट इज 8, सो 3 विल बी कनेक्टेड टू 8। 4 लेंगे तो 16 माइनस 1 15, जो कि यहाँ पे है नहीं, और आगे कोई नंबर आ नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे रिलेशन जो है r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 और 3 8। सो आई होप सभी को समझ में आ गया रिलेशन क्या होता है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि रिलेशन में डोमेन एंड रेंज क्या होता है ना। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, हेडिंग हो गया हमारा क्या, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन।
तो अब तक हम लोग पढ़ लिए कि रिलेशन जो है फ्रॉम ए टू बी कैसे निकालते हैं, हम लोग रिलेशन ऑन ए कैसे निकालते हैं। फिर अगर हमारा रिलेशन निकल गया तो फिर उसका डोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो डोमेन बोलता है क्या, जितने सारे ऑर्डर पेयर है उनका पहला एलिमेंट ले लो और कुछ सेट बना लो, तो जो बनेगा दैट इज डोमेन ऑफ द रिलेशन। रेंज क्या होता है, जितने सारा पहला एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है वो सबको एक सेट में रख लो, वो हो जाएगा हमारा रेंज। तो अगर मैं ये सब में पूछूं कि डोमेन क्या है, ये सब जो कनेक्टेड है ये सब डोमेन होता है अगर हम इस एरो डायग्राम में देखें तो, और रेंज होता है ये सब। लेकिन अगर मैं उसको ऑर्डर पेयर में देखूं तो ऑर्डर पेयर में क्या होगा, ये पहला सब 2 और ये 3, ऑर्डर पेयर में पहला जो सब लिखा हुआ है वो डोमेन हो गया। रेंज क्या हो गया, जो दूसरा सब लिखा है, और उनको सेट का फॉर्म में लिखना है। और सबको पता है कि सेट में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट लिख लेते हैं। सो दैट इज डोमेन एंड रेंज। तो उसी चीज को क्या मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग लिख दिए हैं। डोमेन आर क्या होता है, ए होता है। अच्छा, ओ ए कहां से आया, ओ ए कहां से आया, वो जो ए बी को बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब रिलेशन का अंदर जो एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर होगा, उस ऑर्डर पेयर का ए ही हम लेते हैं, और ये हमेशा पहला सेट से आता है। ए जो है हमेशा पहला सेट से आता है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे दिखा रहे थे कि ये इस सेट से आएगा, पहला सेट से। नेक्स्ट, रेंज क्या होता है, दूसरा सेट। बस उसी चीज को लैंग्वेज का फॉर्म में लिख दिया गया, मैथमेटिकल लैंग्वेज का फॉर्म में। रेंज आर इज इक्वल टू बी। अच्छा, वो बी कहां से आएगा, वो बी ए कमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो उसका सेकंड वाला जो होगा वही हमारा रेंज है। और रेंज जो है हमारा सेकंड सेट से आता है। अगर फ्रॉम ए टू बी है तो बी सेट से आएगा, ऑन ए है तो डोमेन भी ए सेट से आएगा और रेंज भी ए सेट से आएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया डोमेन क्या है, रेंज क्या है। इसका मतलब डोमेन जो होता है ए का सेट ए का सबसेट होगा, और रेंज जो है सेट बी का सबसेट होगा। ये सभी को अभी पता चल गया होगा। तो चलो देखते हैं, हम लोग इतना सारे क्वेश्चन किए हैं, उनमें डोमेन या रेंज निकालने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन R1, ये जो एलिमेंट है, ये जो रिलेशन है, इसका डोमेन निकालते हैं। तो देखते हैं, पहला एलिमेंट सब खोजते हैं। जितने सारे जगह में पहला एलिमेंट लिखा है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब 1 3 बार लिखा है, 2 एक बार 2 बार लिखा है, 3 एक बार लिखा है। तो 1 2 3, वो कितने भी बार लिखा हो, हम लोग को सेम चीज को बार बार सेट के अंदर में लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। बार बार हम सेम चीज को सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डोमेन R1। अगर मैं रेंज R1 लिखूं, RNG खाली लिख दूंगा चलेगा, डोमेन के लिए DOM लिखूंगा चलेगा। अगर हमको डोमेन R लिखना है, डोमेन R, डोमेन ऑफ R बोल सकते हैं यहाँ पे, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R को हम DOM R लिख सकते हैं, है ना, डोमेन ऑफ R। ऐसे ही अगर हमको रेंज ऑफ R निकालना है, रेंज ऑफ R, तो हम इसको RNG लिख देंगे, रेंज डॉट देके R लिख देंगे। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डोमेन और रेंज लिखने का तरीका। तो मेरे को लगता है रेंज यहाँ का सबको पता चल गया क्या होगा, 2 3 4 3 4 4, ऐसे 2-3 बार है, तो हम एक बार लिखेंगे 2 3 4। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. तो इसका डोमेन रेंज हो गया। अब अगर मैं दूसरा का डोमेन रेंज निकालूं तो इसका डोमेन R2 लिखा है तो R2, या फिर DOM R2 भी लिख लूं। इन शॉर्ट अगर मैं लिख लूं तो DOM R2 लिख लूंगा। DOM R2 इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3, 1 2 3। फिर RNG R2, रेंज ऑफ R2 क्या लिखे, सेकंड एलिमेंट 3 है ना, 2 है, 4 है, मतलब 2 3 4 है, 2 3 4। वो आगे पीछे हम लिख सकते हैं सेट के अंदर में एलिमेंट सब। डन।
इस केस में डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा देखते हैं। इस केस में हमको डोमेन क्या मिलेगा, डोमेन R3। तो पहला एलिमेंट सब हो गया 1 3 4 1 3 4 नहीं 1 2 3 1 2 3। तो ये हो गया हमारा डोमेन और रेंज हो गया क्या, रेंज R3 इज इक्वल टू 2 3 4। ये अलग बात है कि ये वाला क्वेश्चन में हम जो एग्जांपल दिए थे इसमें सारे केस का डोमेन और रेंज सेम निकल के आ गया, लेकिन ऐसे होगा कोई जरूरी है नहीं। डोमेन रेंज अलग अलग हो सकता है दो अलग अलग रिलेशन का सेम क्वेश्चन में भी, ठीक है। चलो अब हम लोग अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में हमारा इस केस में डोमेन क्या होगा देखते हैं। डोमेन हो गया हमारा 1 2 3 ये पहला सेट का, और रेंज क्या हो गया हमारा 1 4 9। तो हमको मिल गया डोमेन इतना, रेंज इतना। ऑल ऑफ यू गॉट इट। चलो इस केस में हम देखते हैं कि डोमेन हमको क्या मिलता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और हमारा रेंज जो है वो क्या मिलता है, रेंज हो गया हमारा 3 6 3 6 9 12 15। सो दैट इज हाउ हम निकाल सकते हैं डोमेन रेंज। ये सेट से भी देख के निकाल सकते हो। ये पहले जो कनेक्ट है वो सब डोमेन हो गया, दूसरा कनेक्शन जो हो गया वो सब रेंज हो गया। जो जो कनेक्ट है सारे के सारे नहीं लेना है। ऐसे भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 कनेक्टेड है, ये डोमेन हो गया। सेकेंड सेट में जो जो कनेक्ट है वो हो गया हमारा रेंज। आई होप सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है इसका डोमेन। इसका डोमेन होना चाहिए क्या, बताओगे जल्दी से। डोमेन क्या होगा, जल्दी। 2 पहला एलिमेंट, फिर नेक्स्ट 3। रेंज क्या होगा 3 और 8। सो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। दैट इज व्हाट वी आर मीनिंग। सो यहां तक सबको भी पता चल गया कि रिलेशन होता क्या है, रिलेशन का डोमेन क्या, रिलेशन क्या होता है, सिंबल के सिंबॉलिकली हम उसको कैसे बताते हैं। R from A to B, R on A। तो रिलेशन ऑन ए को कैसे दिखाते हैं, R from A to A। from A to B कैसे दिखाए थे, R from A to B। रिलेशन ऑन ए कैसे होता है, सबसेट इक्वल टू A क्रॉस A। और रिलेशन फ्रॉम A to B क्या होता है, सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है एक रिलेशन में। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना तो रिलेशन निकल सकता है। जैसे मान लेते हैं A हो गया हमारा 1 2 और B हो गया हमारा AB। तो अगर मैं अभी पूछूं फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, फिर A क्रॉस B पहले निकालता हूं, फिर थोड़ा बात करता हूं कि क्या हो सकता है। A क्रॉस B अगर हम निकाले तो हमको मिलेगा 1A 1B, फिर मिलेगा 2A 2B। मतलब A क्रॉस B में कितना एलिमेंट हो गया, 4 एलिमेंट हो गया। तो हमको बोल रहा है कि R from A to B, R from A to B क्या होता है, ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर R A से B तक है तो R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब A क्रॉस B तो इतना निकल गया, इसका कितना तो सबसेट होता है, इसका जितना तो सबसेट होता है उतने ही रिलेशन मिलना चाहिए। और हम क्लास 11 में पढ़े हैं एक सेट में अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसका सबसेट होता है 2 to the power n। तो इसमें अगर हमको पूछा कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितना है
तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू टू द पावर ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट है वही आ जाएगा, 1 2 3 4 टू द पावर 4। मतलब ये अगर ये केस दिया होगा ए और बी और हमको पूछा है कि कितना ठो रिलेशन निकल सकता है, तो टोटल 16 ठो निकल सकता है। जैसे ये क्वेश्चन में मैं एग्जांपल दिया ना, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक है a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, फाइंड रिलेशन फ्रॉम a टू b। उसमें 2 बिट निकाल दिया ना, 2 ठो रिलेशन निकाल दिया मैं। ऐसे और भी कंडीशन दे सकता हूं तो एक और रिलेशन मिलेगा, एक और कंडीशन दूंगा तो एक और रिलेशन मिलेगा। तो बात है कि कितना ठो टोटल निकल सकता है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी योर 2 टू द पावर m into n। मतलब a क्रॉस b में जितना ठो एलिमेंट आएगा उतना ठो ही रिलेशन निकलेगा। a क्रॉस b में हमारा जितना ठो एलिमेंट आएगा, सॉरी, उस 2 टू द पावर दैट मच यू विल गेट। तो इसीलिए बोला है कि अगर a में m एलिमेंट से, अगर सेट a में m एलिमेंट से और सेट b में n एलिमेंट से, तो अगर हम a क्रॉस b करते हैं तो हमको मिलता है m into n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे सेट a में हमारा 2 ठो एलिमेंट है और ये सेट b में भी हमारा 2 एलिमेंट है। तो अगर a क्रॉस b करोगे तो देखो 1 2 3 4 एलिमेंट आ गया, है ना। और अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है उसमें से 2 टू द पावर n होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 टू द पावर 1 2 3 4 4 तो 16। तो टोटल 16 नंबर ऑफ रिलेशंस आई विल गेट। तो मेरे को टोटल कितना रिलेशन मिल सकता है, तो मैक्सिमम 16 नंबर ऑफ रिलेशंस मिल सकता है। आया समझ में? अच्छा बताओ, अगर यही क्वेश्चन में a और b में थोड़ा चेंज कर देता हूं, अगर मैं a और b चेंज कर देता हूं, मान लेते हैं कि a और b ऐसे दिया, क्वेश्चन नंबर 2, a का वैल्यू दे दिया 1 2 3 और b का वैल्यू दे दिया a b c d। अब मैं पूछा कि r इज फ्रॉम a टू b, r अगर a टू b है तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो सकता है? कोई बताएगा मेरे को? जल्दी से बता मेरे को कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो सकता है। इसमें 3 ठो एलिमेंट है, इसमें 4 ठो एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो सकता है? कम ऑन स्पीक अप। यार इसमें 3 ठो एलिमेंट है, इसमें 4 ठो एलिमेंट है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर a में m नंबर ऑफ एलिमेंट से, b में n नंबर ऑफ एलिमेंट से, नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा 2 टू द पावर mn। यहाँ पे a और b को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा? तो आंसर विल बी 2 टू द पावर 12। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाई यू आर नॉट सेइंग? आर यू देयर? सिद्धांत तो बताओ यार, आंसर इतना सिंपल क्वेश्चन इतना समय वेट करने से कैसे होगा? हाँ बोला था, मेरे को सुनाई नहीं था, सुनाई देना चाहिए ना। कैसे बोला था? ओके, सो दैट इज व्हाट द आंसर इज 2 टू द पावर 12। अच्छा फिर बताओ, अभी मान लेते हैं a में तुम्हारा 5 ठो एलिमेंट है, b में 2 ठो एलिमेंट है, तो फ्रॉम a टू b हम टोटल कितना ठो रिलेशन निकाल सकते हैं? 2 टू द पावर 10। सो a में m नंबर ऑफ एलिमेंट है, b में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम निकाल सकते हैं 2 टू द पावर mn, जो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है। तो वो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो गया 2 टू द पावर mn, उसमें से एक तो रिलेशन जो है ना, वो रिलेशन में कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा, वो रिलेशन में कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको अगर छोड़ दे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशन मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस क्या होता है? 2 टू द पावर mn -1।
ये हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरो रिलेशंस होता है। हो गया? अच्छा, ये तो फ्रॉम ए टू बी बोल दिया। अगर मेरा सवाल थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा घुमा के दे दूं सवाल, मान लेते हैं ये दे रहा हूं क्वेश्चन में, है ना, सवाल में मैं ये दे रहा हूं, सेट ए नंबर 2 नंबर 3 a is equal to 1 2 3 4 और मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, है ना। अभी मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, फ्रॉम ए टू बी नहीं है, ऑन ए बोला है। ऑन ए बोला है मतलब हमको ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। अच्छा बताओगे कोई ए क्रॉस ए में कितना तो एलिमेंट आएगा? 16 एलिमेंट। सो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होना चाहिए मतलब? सो नंबर ऑफ रिलेशंस हो गया हमारा 2 to the power 16। ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस इतना ही रखें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो अगर मैं इसमें नोट करके रख लूं कि यहां पे अगर हमारे पास ऐसा है, if n of a is equal to p सोच लो, then number of relations on a is 2 to the power p square। समझा? is 2 to the power p square। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर a to b है तो अलग वैल्यू आएगा, अगर on a है तो अलग आएगा। तो 2 to the power p square। All of you got it? चलो नेक्स्ट हो गया हमारा क्या? इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन कुछ बड़ा चीज है नहीं, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन पूरा आसान सा चीज है। कैसे लिखते हैं? अगर r एक रिलेशन का नाम है तो उसका इनवर्स को लिखते हैं r to the power -1। तो पहला चीज है कि इनवर्स ऑफ r is denoted as r to the power -1। तो अगर r जो है ना, अगर r is from a to b होगा, अगर r a to b होगा तो पूरा पलट जाएगा, पूरा पलट जाएगा। जब इनवर्स निकालेंगे ना पूरा पलट जाएगा। कैसे होगा देखो, ये जो r देख रहे हो ना a to b है, तो r इनवर्स बोलने से क्या हो जाएगा? b to a हो जाएगा, b to a हो जाएगा। और ये जो एरो वाला देख रहे हो ना डायरेक्शन, ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे r इनवर्स निकालूं, मान लेते इस जगह में मैं r इनवर्स निकालूं, तो r इनवर्स क्या होगा जानते हो? ये पूरा उल्टा चलेगा। 1 के साथ 1 कनेक्ट है, 1 के साथ 1 उल्टा कर दोगे एरो, तो ये बन जाएगा 1, 1। फिर 2, 4 है तो बन जाएगा क्या? 4, 2, 4, 2 और 9, 3। आई होप सभी को समझ में आ गया इनवर्स कैसे निकालते हो। ये रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, रिलेशन में हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं ये बात हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे r इनवर्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 3, 1, 6, 2, 9, 3, 12, 4, 15, 5। बस उल्टा ही करना है। इनवर्स निकालने के लिए कुछ नया फंडा की जरूरत है नहीं, खाली इनवर्स क्या है ये हमको जानना है, लेकिन निकालना मुश्किल कुछ है नहीं, निकालना पूरा आसान है। जैसे हम लोग r लिख लेंगे तो फिर उसका इनवर्स निकालने के लिए जस्ट ऑर्डर पेयर का एलिमेंट सबको आगे पीछे कर देंगे। देन योर r इनवर्स विल बी फ्रॉम b to a। अगर r a से b तक है तो r इनवर्स जो है ना b to a तक आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी गेट। तो r इनवर्स कैसे मिलेगा? b a हो जाएगा। हम लोग ab लिख रहे थे ना, r में हम लोग ab लिख रहे थे, तो r इनवर्स में हमारा क्या हो जाएगा? ba
ए हो जाएगा। तो आर हमारा ए बी होता है, तो आर इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ओके, तो अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू बी इनवर्स में रिलेटेड टू ए होगा। अच्छा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर। पूरा उल्टा चलेगा और क्या, डोमेन इसमें जो था उसमें रेंज हो जाएगा, उसमें रेंज जो था इसमें डोमेन हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आर इनवर्स का फिर से तुम इनवर्स निकालने लगोगे तो फिर वो आर हो जाएगा। आर इनवर्स का इनवर्स फिर से निकालेंगे हम लोग तो वो आर हो जाएगा। आई होप इनवर्स तक सबको समझ में आ गया। ओके, तो आज एक काम करते हैं, आज हम लोग इनवर्स तक पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ओके, क्या क्या रिलेशन हो सकता है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।